जय हिंद दोस्तों। कई अहम अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है जो आपको शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में देखने को ना मिले। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टेररिस्ट नेशन पाकिस्तान की। जिनेवा में हो रही यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 60वें सेशन में भारत के डिप्लोमेट क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान के झूठे और बेबुनियादी आरोपों का करारा जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान की पोल खोलते हुए कहा कि जिस देश की खुद की जनता पर खैबर पख्तूनख्वा में बमबारी की जाती है, जहां असहमति की आवाज दबाई जाती है और जो भारत की जमीनों पर गैरकानूनी कब्जा किए बैठा है, उसे किसी और पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं। त्यागी ने पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था, फौजी दबाव में चल रही राजनीति और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचारों को भी बेनकाब किया। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद एक्सपोर्ट करने की बजाय अपने देश की गवर्नेंस और आर्थिक सुधार पर ध्यान देना चाहिए। भारत के इस कड़े रुख को भारतीय डेलीगेशन के साथ साथ कई सदस्य देशों का भी समर्थन मिला, जिससे एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की पोल खुल गई और भारत को मजबूत पक्ष सामने आया। पाकिस्तान की यह अब आदत सी बन चुकी है। हर सत्र में पाकिस्तान को बेनकाब और शर्मसार होते देखना आश्चर्य की बात नहीं। अगली अपडेट फिनलैंड से है। दोस्तों, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने एक अहम बयान देते हुए कहा, भारत को रूस और चीन की श्रेणी में रखना सही नहीं होगा। जिनेवा में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा, रूस और चीन के बीच गहरा और सीधा रिश्ता है, चाहे वो ऊर्जा क्षेत्र में तेल और गैस की खरीदारी हो या तकनीकी सहयोग। इसी सहयोग से रूस अपनी जंग जारी रख पा रहा है। लेकिन भारत को लेकर स्टब का रुख बिल्कुल अलग दिखा। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ और अमेरिका का करीबी साझेदार है और उसे रूस चीन की टोकरी में डालना ठीक नहीं होगा। स्टब ने भारत को एक उभरती महाशक्ति बताते हुए कहा कि उसके पास जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रभाव तीनों का दम है। यही वजह है कि पश्चिमी देशों के लिए भारत से जुड़ना और सहयोग बढ़ाना बेहद जरूरी है। आपको बता दें, यह पहला मौका नहीं है जब स्टब ने भारत के साथ अधिक सहयोगी रुख दिखाया है। इससे पहले भी वो एससीओ समिट में शामिल हुए थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग साथ नजर आए थे। उस समय पश्चिमी जगत और रणनीतिक विशेषज्ञों को यह तस्वीरें चौंकाने वाली लगी थी। स्टब का कहना था कि एससीओ में जो दिखा वह अचानक नहीं बल्कि लंबे समय से पनप रही एक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पश्चिमी देश, खासकर ग्लोबल साउथ यानी भारत जैसे देशों के साथ सम्मानजनक विदेश नीति नहीं अपनाएंगे तो वे वैश्विक खेल में पीछे रह जाएंगे। एससीओ समिट ने पश्चिमी देशों को साफ तौर पर यह याद दिलाया है कि दांव पर कितना कुछ लगा है और पुरानी व्यवस्था अब टिकाऊ नहीं रही। अगली अपडेट डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आ रही है। न्यूयॉर्क में चल रही यूएन जनरल असेंबली के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीती रात अरब और मुस्लिम देशों के कई नेताओं से मुलाकात की। आपको बता दें कि यह 29 से ज्यादा बैठकों में से एक थी जो ट्रंप ने कल अटेंड की। अब रिपोर्ट के मुताबिक इस अहम मीटिंग में ट्रंप ने अरब नेताओं को भरोसा दिलाया कि वह इजरायल को वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करने देंगे। सूत्रों का कहना है कि ट्रंप और उनकी टीम ने इस दौरान एक व्हाइट पेपर भी पेश किया, जिसमें गाजा युद्ध खत्म करने की योजना, शासन व्यवस्था और युद्ध के बाद की सुरक्षा जैसे मुद्दों का जिक्र किया गया। यह चर्चा ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में वेस्ट बैंक के विवादित E1 सेटलर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, जिसने इजरायल की मंशाओं पर गहरी संदेह पैदा कर दी है। मीटिंग से पहले ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि अरब नेताओं के साथ उनकी यह बातचीत दिन की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने भी इसे उपयोगी करार दिया, हालांकि उन्होंने ज्यादा जानकारी साझा नहीं की। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप सच में अपनी बातों पर कायम रहेंगे या ये स्टेटमेंट सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज का ध्यान भटकाने की कोई साजिश का पार्ट है। दोस्तों, अगली अपडेट यूक्रेन और अमेरिका को लेकर आ रही है। न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली के मंच पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक कड़ा और भावुक भाषण दिया। यह संबोधन उस वक्त हुआ जब एक दिन पहले ही उन्होंने स्काई न्यूज से कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की हालिया टिप्पणी अमेरिका की यूक्रेन रुख में एक बड़ा बदलाव दिखाती है। दरअसल ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूक्रेन अपना खोया इलाका वापस ले सकता है। हालांकि इसे लेकर अभी भी यह सवाल बना हुआ है कि ट्रंप वास्तव में कितनी हद तक यूक्रेन को समर्थन देंगे। जेलेंस्की ने अपने भाषण में इतिहास का हवाला देते हुए कहा, हमने पहले ही जॉर्जिया खो दिया, बेलारूस रूस पर निर्भर हो चुका है और अब मालदोवा भी खतरे में है। उन्होंने चेताया कि रूसी ड्रोन पहले से ही यूरोप में उड़ान भर रहे हैं और यह जंग और गहरी हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया आज सबसे विनाशकारी हथियारों की दौर से गुजर रहा है, जहां ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा खतरा बन रहे हैं। यही नहीं, जेलेंस्की ने ट्रंप पर हमले और चार्ली कर्क की हत्या जैसी घटनाओं का भी जिक्र करते हुए कहा कि हिंसा का प्रसार केवल देशों से ही नहीं बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी चिंता का विषय है। उन्होंने सहज रूप से अंग्रेजी में भाषण देते हुए यूरोप और अमेरिका से और मदद मांगी और अंत में पूरी दुनिया से साथ मिलकर रूस के खिलाफ
खड़े होने की अपील की। अगली अपडेट इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को लेकर आ रही है। 80वीं यूएन जनरल असेंबली में इंडोनेशियन के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने दुनिया से वैश्विक शांति, न्याय और समान अवसर की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि भय, नक्सलवाद, घृणा, उत्पीड़न और भेदभाव से प्रेरित मानव मूर्खता हमारे साझा भविष्य के लिए खतरा है। राष्ट्रपति ने दो राज्य समाधान के लिए इंडोनेशिया के पूर्ण समर्थन को भी दोहराया और कहा कि फिलिस्तीन और इजरायल दोनों स्वतंत्र, सुरक्षित और आतंकवाद से मुक्त होने चाहिए। अंत में राष्ट्रपति ने कहा कि इस संकट का एकमात्र समाधान है कि अब्राहम की दो संतानों अरब और यहूदी को आपसी मेलजोल, शांति और सौहार्द के साथ एक साथ रहना होगा। मुसलमान, यहूदी और ईसाई सभी मिलकर शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहे। इंडोनेशिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, उसके राष्ट्रपति ने अपने भाषण का समापन ओम शांति ओम के उच्चारण से किया, जो कि उनके स्पीच में सबसे हाईलाइटेड पार्ट रहा। Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Thank you very much. दोस्तों, हर पल जियोपॉलिटिक्स में न्यू अपडेट हो रहे हैं। देश दुनिया हर दिन नए मोड़ पर जा रही है और ऐसे में अगर आप हर दिन महत्वपूर्ण और एक्सक्लूसिव जियोपॉलिटिक्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।